जय श्री राम। जय श्री राम भाई लोग, कैसे हैं? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 100% एनसीईआरटी को स्टिक होकर के इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं। तो भाई देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी का अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फ्लूइड कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? ब्लड। ब्लड मेन फ्लूइड है, उसके बाद से लिम्फ भी होता है। तो सबसे पहले ब्लड को देखने वाले हैं। देखो ब्लड जो होता है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड को हम लोग कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड आपको पता है किस फॉर्म में मिलेगा आपको? फ्लूइड के फॉर्म में मिलता है। तो फ्लूइड के फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या ब्लड में फाइबर्स होते हैं? ब्लड में फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं। ओके। सो बेसिकली ब्लड को अगर आप देखोगे तो ब्लड को, अच्छा आप एक एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट में क्या करो कि आप किसी पर्सन का 10 ml ब्लड ले लो, और वो 10 ml ब्लड लेकर के उसे क्या करना है आपको कि उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में रख लो, है ना? टेस्ट ट्यूब में उसमें एंटीकोआगुलेंट मिक्स कर देना, क्योंकि ब्लड की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है तुरंत वो क्लॉट होने लगता है। तो ब्लड क्लॉट नहीं हो इसके लिए उसमें थोड़ा एंटीकोआगुलेंट मिक्स कर देना, और उसको रख देना आप कितनी देर के लिए? उसको रख देना आप 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स के बाद से आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्लड है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ऊपर वाला पार्ट जो हल्का येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर क्या है बेटा? पेल येलो कलर है। तो ये जो पेल येलो कलर का पार्ट होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। ये 45% के करीब होता है। एंड देन जो दूसरा पार्ट होता है वो सेल्स, 55% होता है, सॉरी। और जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर 45%। सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड भी कहते हैं। सेल्स में सबसे पहली सेल कौन सी आती है? रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद से व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप लिपोसाइट भी कहते हैं। एंड देन यू कॉल प्लेटलेट्स। 3 टाइप के सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होती हैं। फाइन। अब प्लाज्मा को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्लाज्मा का नेचुरल कलर कैसा है भाई? हल्का येलो कलर। पेल मतलब हल्का होता है, तो हल्का येलो कलर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। उसके बाद से 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जो पहला प्रोटीन जिसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है वो होता है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन का आपको फंक्शन पता भी होगा कि देखो, एल्बुमिन प्रोटीन होता है ना, वो हमारे ब्लड में कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इट मेंटेन ब्लड कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो है ग्लोबुलिन प्रोटीन। देखिए जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन के 3 टाइप्स हैं। एक है अल्फा ग्लोबुलिन, दूसरा बीटा ग्लोबुलिन, एंड थर्ड वन इज गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो है ना, ये बनाते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन क्या बनाते हैं? लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो मेन ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है। क्या बनाता है भाई? एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है। अब एंटीबॉडीज आपको पता है, एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर 3 टाइप्स: अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन फॉर्म एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमें क्या देते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इसीलिए एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इसीलिए एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। वी कॉल इट इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। उसके बाद से प्लाज्मा में आपको ग्लूकोज भी मिल जाएंगे, प्लाज्मा में आपको अमाइनो एसिड्स भी मिल जाएगा, प्लाज्मा में आपको लिपिड भी मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स मिल जाएंगे। प्लाज्मा में आपको मेटाबॉलिक वेस्ट भी मिल जाएंगे, यूरिया मिल जाएगा। प्लाज्मा में आपको क्रिएटिनिन भी मिल जाएगा। प्लाज्मा में आपको बिलिरुबिन, येलो कलर का पिगमेंट, यस, वो बिलिरुबिन भी मिल जाएगा, है ना? प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में, ये तो मैंने जो भी बताया ये सारे ऑर्गेनिक पार्ट हैं।
प्लाज्मा में कई टाइप के आयंस भी तो होते हैं ना भाई। प्लाज्मा में आपको सोडियम आयन मिल जाएगा, प्लाज्मा में आपको पोटेशियम आयन मिल जाएगा, प्लाज्मा के अंदर आपको बाइकार्बोनेट आयन मिल जाएगा, कैल्शियम आयन मिल जाएगा, क्लोराइड आयन मिल जाएगा, एंड सो मेनी थिंग्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में मैंने आपको बता दिया क्या क्या रहता है। अच्छा, प्लाज्मा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन इज सुपर इंपॉर्टेंट प्रोटीन, और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, देखो आप, मैं इसमें इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था कि ब्लड लिया था, और ब्लड लेकर के उसको क्लॉट होने के लिए छोड़ दिया था ना। तो भाई ब्लड हो लेकर के उसको क्लॉट, इसमें तो आपने एंटीकोगुलेंट मिक्स कर दिया था। आप एक और एक्सपेरिमेंट करो, आप ब्लड ले लो और ब्लड में एंटीकोगुलेंट मत मिक्स करो, तो ब्लड क्या होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट हो जाएगा तब भी वो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा ना, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग प्लाज्मा नहीं कहेंगे, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सीरम कहेंगे। सीरम क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई देखो, प्लाज्मा में तो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है, वो फिब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में यूटिलाइज हो चुका है, मतलब प्लाज्मा का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहा। तो प्लाज्मा से जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर को निकालेंगे, वी विल कॉल इट सीरम। ठीक है, चलिए, देन कम टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। बेटा देखो, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं ना, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ये जो इरिथ्रोपोइसिस है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बेटा रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फाइन। रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 माइक्रोन होता है। एज पर एनसीईआरटी बुक 7.0 माइक्रोन होता है। ओके, और ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इसका शेप जो होता है, शेप इज बाइकॉन्केव शेप। ठीक है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जो है आपके 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम मिलेगा। अगर आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, सो इट विल रेंज बिटवीन समथिंग 12 टू 16 ग्राम। ठीक है, तो रेड ब्लड का बाइकॉन्केव शेप था, डायमीटर 7.5 माइक्रोन था, फॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। रेड ब्लड सेल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सेल रेड ब्लड सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं। राइबोसोम तक नहीं होता है इसमें, कोई सेल ऑर्गेनल, कोई सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, बस सेल है, सेल के अंदर हीमोग्लोबिन और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, रेड ब्लड सेल बेटा देखो, रेड ब्लड सेल जो होता है ना, उसका काम क्या होता है? इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, दिस हीमोग्लोबिन कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करते हैं। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 डेज के बाद से ये जो रेड ब्लड सेल है, ये स्प्लीन में आएगा, और स्प्लीन के अंदर फेगोसाइटिक सेल्स जो होंगे ना, उसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रेड ब्लड सेल का डेथ हो जाएगा। इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। स्प्लीन के अंदर जितने भी पुराने रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आफ्टर 120 डेज दे विल गो देयर, एंड आफ्टर दैट दे विल गेट ब्रेक्ड। ओके, तो स्प्लीन का फंक्शन समझ गए। अच्छा, स्प्लीन जो होता है ना, नॉट ओनली दैट, स्प्लीन इज ग्रेट रिपोजिटरी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल का बहुत सारा वहां पर रेड ब्लड सेल स्टोर्ड भी रहता है। सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये नहीं होता, आई मीन सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन वहां पे नहीं होता, वो रेड ब्लड सेल अच्छा खासा वहां पे स्टोर होकर के भी रहता है। बेटा एक टर्म होता है, उसको कहते हैं अनीमिया। क्या? अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज
डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अनीमिया इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है ना। अगर किसी रीजन से, समझना बात, अगर किसी रीजन से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपके बॉडी के ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी भी तो कम हो जाएगी ना। एंड दैट ओनली डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड अनीमिया, राइट। तो अनीमिया क्यों होता है? रेड ब्लड सेल्स का नंबर किसी रीजन से कम हो गया तो पर्सन को अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, चलो पर्सन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो डिक्रीज हो गई ना। देखो ऐसा होता क्या है ना, समझिएगा, अनीमिया में हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। बेटा हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए, अगर आपको पता हो, तो हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए आयरन जरूर चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन B12 जरूर चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए फॉलिक एसिड जरूर चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बेटा सिंथेसाइज करने के लिए हमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड चाहिए, सक्सिनिक एसिड अमाइनो एसिड चाहिए। आयरन कम हो जाएगा तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कम हो जाएंगे तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर एबनॉर्मली लार्ज हो जाएगा, उसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। यस, सो अनीमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। अगर देखो कोई हमारे इंडिया में ना, स्पेशली विमेन में तो, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये मैं सेम टॉपिक क्लास में टीच कर रहा था और एक बच्चे ने, मैं थोड़ा रिग्रेट फील करता हूँ, एक बच्चे ने मुझसे कह दिया, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है उनको अनीमिया हुआ है। अनीमिया का पेशेंट जो है दिखता है ड्राई फेस दिखता है और पेल कलर का दिखता है। अब एक बच्चे ने मुझसे बोल दिया कि सर आपको भी अनीमिया हुआ है। अब मुझे लगा कि ये बच्चा जो है मेरा मजाक बना रहा है, हल्के में ले रहा है मुझे। अब मैंने उसे डांट दिया। बाद में उसने बोला कि सर मैंने तो सीरियसली कहा था। मैं उसी दिन में गया भाई और उसी दिन मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो अनीमिया तो नहीं निकला, लेकिन हाँ मेरा आयरन कम था, मेरा विटामिन B12 कम था। तो मतलब अनीमिया मुझे अब होने वाला था, है ना। सो यस, चलिए कम बैक टू पॉइंट, हम ल्यूकोसाइट्स पे आते हैं, है ना। ल्यूकोसाइट्स मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज रेंज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? रेंज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज 6000 टू 8000 पर क्यूबिक एम एल। नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं 6000 टू 8000 होते हैं, इनका नॉर्मल रेंज होता है, राइट। बेटा ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है भाई? व्हाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस बिल्कुल होता है। व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर के नहीं होते, व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन अगर एक वर्ड में पूछूं तो आप क्या बताओगे? व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल बेटा दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज? द नॉर्मल रेंज इज 6000 टू 8000 पर क्यूबिक एम एल। फाइन। कलर क्या है? कलरलेस होते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स को ना आप दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक व्हाइट ब्लड सेल्स जो उनको कहते हैं हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स। दे आर दोज व्हाइट ब्लड सेल्स हु हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जिस व्हाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हो उसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिस व्हाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं हो उसको ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट में कौन आ गया? ग्रेन्युलोसाइट में फर्स्ट आया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है बेटा, न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है। आई मीन दे हैव 3 to 5 लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 3 to 5 लोब्स होते हैं। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। फाइन। यंग होगा तो 3 होगा। ओके। देन नेक्स्ट वन इज ईस्नोफिल। ईस्नोफिल के न्यूक्लियस में 2 लोब होते हैं, स्पेक्टिकल शेप होते हैं।
एंड देन नेक्स्ट वन इज आवर बेसोफिल। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 3 लोग होते हैं। फाइन। ऑल आर ग्रेनुलोसाइट, सबके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना। आइदर इट इज बेसोफिल और इट इज आवर ईस्नोफिल और इट इज न्यूट्रोफिल, सबके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जरूर होता है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज जो होता है वो टोटल व्हाइट ब्लड सेल का 60 to 65% होता है, ठीक है। ईस्नोफिल जो होते हैं, ईस्नोफिल्स आर 2 to 3% and basophils are 0.5 to 1% of total white blood cells. Neutrophils are phagocytic cells, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेगोसाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया, सो व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट सेल्स हु रीच एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक सेल्स। देन ईस्नोफिल्स, ईस्नोफिल्स जो होते हैं दे रेसिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। रेसिस्ट इन्फेक्शन मतलब क्या है, इनका नंबर जो होता है ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पैरासाइट से बाइंड करके और ये एंटी पैरासाइटिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं एंड दैट एंटी पैरासाइटिक सब्सटेंस गोइंग टू किल दैट पैरासाइट। तो एक तो ये इन्फेक्शन से रेसिस्ट करते हैं, पैरासाइट्स को किल करने का काम करते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट दे आर एंटी एलर्जिकल्स, यस, एंटी एलर्जिकल्स। ये एलर्जी को डिक्रीज करने का काम करते हैं, एलर्जी को कम करने का काम करते हैं, इसीलिए बहुत सारे एलर्जी कंडीशन में इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट सेल इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आपको पता है, बेसोफिल का जो साइड ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें हिस्टामिन मिलेगा, सीरोटोनिन मिलेगा, हिपेरिन मिलेगा। सीरोटोनिन, हिपेरिन, ये 3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। हिस्टामिन जो होता है ये वेसोडाइलेटर होता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, ओके। सीरोटोनिन जो होता है, सीरोटोनिन ब्लड वेसल्स को के डायमीटर को कम करने का काम करता है, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। और जो हिपेरिन होता है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल, ऑल 3 बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट का फंक्शन बता दिया। देन नेक्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट। बेटा ए ग्रेनुलोसाइट में जो फर्स्ट ए ग्रेनुलोसाइट आता है दैट इज आवर लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट का परसेंटेज जो होता है ये 20 to 25%। लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप, वन इज टी लिम्फोसाइट, अनदर वन इज बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। देन वी हैव मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ना दे आर लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड दे आर आल्सो फेगोसाइटिक सेल। They have a nucleus, that nucleus is bean shape और kidney shape। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, bean shape होता है स्टूडेंट्स और kidney shape, right? So monocytes are 6 to 8% phagocytic cells they are, okay. Our neutrophil is also phagocytic cell. Lymphocyte, eosinophil and basophils are not phagocytic cell। आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है तो न्यूट्रोफिल का है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज किसका है तो लिम्फोसाइट का है, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज किसका है तो मोनोसाइट का है। भाई एक टर्म होता है ल्यूकोसाइटोसिस, क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज व्हाट, increase number of white blood cells, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि जब व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर नॉर्मल से डिक्रीज हो जाए उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे, फाइन। तो मैंने बेटा आपको
व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट समराइज कर दिया. व्हाइट ब्लड सेल्स आर टू टाइप, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट. Granulocyte include neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocyte include lymphocyte, monocyte. अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्लेटलेट. प्लेटलेट जो होते हैं दे आर स्मॉल सेल. इनका डायमीटर जो होता है ये सिर्फ 2 to 3 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है. न्यूक्लियस होता है क्या? न्यूक्लियस नहीं होता है इनके. इनका नॉर्मल रेंज कितना है? देयर नॉर्मल रेंज इज 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है. 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है. और इनका फंक्शन क्या होता है? देयर फंक्शन इज ब्लड कोएगुलेशन. ब्लड कोएगुलेशन जो होता है इनका फंक्शन होता है. सो प्लेटलेट्स 2 to 3 माइक्रोन इन डायमीटर, 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम एंड ब्लड कोएगुलेशन का ये काम करते हैं. ठीक है. ब्लड कोएगुलेशन देखो, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना ये ब्लड कोएगुलेशन खुद से अकेले नहीं कर सकते. प्लेटलेट को अगर ब्लड कोएगुलेशन करना है सो दे हैव टू टेक देयर हेल्प फ्रॉम क्लॉटिंग फैक्टर्स. बट यस, प्लेटलेट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन. प्लेटलेट जो होते हैं ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करते हैं. फाइन. कैसे करते हैं टॉपिक आएगा डिटेल. तो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज मैंने बता दिया आपको. अच्छा, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एक सेल होता है उसका नाम है मेगा करियोसाइट. मेगा मीन्स क्या होता है? लार्ज. करियो मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना. मेगा मीन्स लार्ज, करियो मीन्स न्यूक्लियस. तो एक बड़ा सा सेल है, उसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है और ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है और वो जो इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वही हो जाते हैं प्लेटलेट्स. जैसे देखो, ये बड़ा सेल जो है इसको मैंने बनाया मेगा करियोसाइट और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जो बने दे आर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट में न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता है. बिल्कुल प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना. एक टर्म होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट. प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है. फाइन. अब क्या है कि प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज किस किस कंडीशन में हो जाता है? बेटा प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा होता है, परपरा में डिक्रीज हो जाएगा. और एक वायरल डिजीज है जिसमें प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है, सबको पता होगा, दैट इज डेंगू. जो डेंगू होता है इसमें भी प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हो जाता है. तो मैंने आपको बता दिया रेड ब्लड सेल्स, मैंने आपको बता दिया व्हाइट ब्लड सेल्स, मैंने आपको बता दिया प्लेटलेट. फाइन. तो ब्लड में मैंने प्लाज्मा कंप्लीट कर दिया, सेल्स कंप्लीट कर दिया. वैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि सबका खून एक जैसा होता है, लेकिन बायो के अकॉर्डिंग सबका खून एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है. ब्लड को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, ब्लड की भी ग्रुपिंग की जा सकती है. ठीक है. देखो फर्स्ट पर्सन, देखो वर्ल्ड में ना 250 से ज्यादा ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम है. एक पर्सन थे उनका नाम था लैंडस्टीनर. कौन? लैंडस्टीनर. तो लैंडस्टीनर ने ना जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसको दिया था. लैंडस्टीनर ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसको दिया था, है ना. अब वो क्या था? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. उसके अलावा और भी है, एमएन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, केल ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, कार ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है. यस, सो मेनी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स आते हैं, लेकिन ये दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं. देखो ऐसा है ना कि लैंडस्टीनर ने जो है उन्होंने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था 1900 के करीब में कभी दिया था. तो इसका बेसिस क्या था समझिए. इन्होंने क्या किया कि वहां जितने भी रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेड ब्लड सेल्स का जो सरफेस होता है ना, इस सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. आपके बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स है ना, इनको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं.
तो चूंकि आपके बॉडी के जो प्रोटीन्स है उसको एंटीजन कहते हैं, तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एक एंटीजन था, ग्लाइकोप्रोटीन था। चूंकि ये आपके अपने बॉडी का एंटीजन है, इसको कहते हैं सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर जो एंटीजन थे ना, उसी के बेसिस पर इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, उसके रेड ब्लड सेल पर ए एंटीजन है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया ए ब्लड ग्रुप। कोई पर्सन जो है उसके रेड ब्लड सेल्स पर बी एंटीजन है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया बी ब्लड ग्रुप। कोई पर्सन है, उसके रेड ब्लड सेल्स पर ए एंटीजन है और बी एंटीजन दोनों हैं, तब उस पर्सन का हो गया एबी ब्लड ग्रुप। और कोई पर्सन है जिसके रेड ब्लड सेल पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसको हम लोग कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। फाइन। अच्छा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो पर्सन जिसका ए ब्लड ग्रुप है, उसके रेड ब्लड सेल्स पर तो नहीं, लेकिन उसके प्लाज्मा में बी एंटीजन से फाइट करने के लिए नेचर ने नेचुरली बी एंटीबॉडी दिया है, जिसको एंटी बी एंटीबॉडी भी कहते हैं। और जिस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है, उसके प्लाज्मा में यस, जिस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में ए एंटीजन से फाइट करने के लिए ए एंटीबॉडी दिया है। ठीक है, अब देखो ए एंटीबॉडी जो है ना, जिसको एंटी ए एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये ए एंटीजन से बाइंड करके उस रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नेचर ने जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन दिया है। अगर बी एंटीजन दिया होता तो अपने आरबीसी पर ही अटैक कर देता ना। एंड देन इफ यू सी ए ब्लड ग्रुप, तो उनके पास बी एंटीबॉडी है। वो ए एंटीबॉडी एंड ए एंटीजन को तो कभी हार्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जब भी उसका इंटरेक्शन होगा बी एंटीबॉडी से, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देने का काम। ठीक है, और जिसके पास ए और बी एंटीजन दोनों होता है, मींस ए बी ब्लड ग्रुप होता है, भाई उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, नहीं तो वो अपने ही आरबीसी पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है, समझ लीजिए, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ब्लड में, उसके पास तो ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो वो जो पर्सन है उसके ब्लड में ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों आएंगे। ठीक है, दोनों रहते हैं। ठीक है बेटा, एक टर्म होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है कि वो पर्सन जो हर किसी को ब्लड दे दे, उसको आप यूनिवर्सल डोनर बोलोगे। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। देखो, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ना, तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बॉडी के अंदर कभी भी कोई नया एंटीजन एंटर नहीं करे। नया एंटीजन से जैसे ही इंटर करेगा, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर के सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, समझना बात को, किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके पास कौन कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है। क्या इसे ओ ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ओ के पास शर्त ये है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी नया एंटीजन बॉडी में नहीं इंटर करे। ओ ब्लड ग्रुप वाले में तो कोई एंटीजन ही नहीं है ना। देन जिसका ए बी, ये तो खुद ए बी है, तो ए बी से तो ले ही सकता है आराम से। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला इसे ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है जो ऑलरेडी इसके रेड ब्लड सेल पे है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के रेड ब्लड सेल पे है। क्या बी ब्लड ग्रुप वाला इसको ब्लड दे सकता है? बी ब्लड ग्रुप वाला भी इसको ब्लड दे सकता है। मतलब ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, सब ब्लड दे सकते हैं ना, क्योंकि बेटा इसके पास दोनों ए और बी एंटीजन दोनों है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। अब थोड़ा सा ओ ब्लड ग्रुप वाले को देखते हैं। भाई जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, इसके पास तो कोई एंटीजन है नहीं, तो ये ए को भी ब्लड दे सकता है बिकॉज इट हैव नो एंटीजन। बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और
ओ को भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सबको ब्लड दे सकता है भाई, ठीक है, लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ ओ से कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए से करेगा तो इसके पास ए एंटीजन नहीं है, बी से रिसीव करना होगा, बी का भी एंटीजन नहीं है इसके पास, और ए भी तो है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर मैंने बता दिया कि जिसके पास ए एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप, जिसके पास बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप, जिसके पास ए बी एंटीजन है ए बी ब्लड ग्रुप, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप। ए ए ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप है नो एंटीबॉडी, ओ ब्लड ग्रुप है ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। देखो, ये जो हमारा लैंडस्टीनर थे ना, लैंडस्टीनर ने कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रीसस मंकी का स्टडी किया। तो रीसस मंकी का जब उन्होंने स्टडी किया, स्टूडेंट समझना बात, जब उन्होंने रीसस मंकी का स्टडी किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रीसस मंकी है तो मंकी। देखो वो टाइम जो था ना, उस समय ह्यूमन और मंकी के बीच में डार्विन की वजह से ये बात आई थी कि ह्यूमन का इवोल्यूशन मंकी से हुआ है, तो ह्यूमन और मंकी के बीच में रिलेशन जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने बेटा ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि आई मीन लैंडस्टीनर और विनर दो साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रीसस मंकी जो है, रीसस मंकी के रेड ब्लड सेल्स पर कुछ एंटीजन है ना, एंड दैट एंटीजन वाज कॉल्ड आरएच एंटीजन। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेम काइंड ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन 80% of human also. Rh antigen which was present on the rhesus monkey, same antigen present on 80% of the human also. अब इसने दो चीजें स्टेब्लिश करी। क्या स्टेब्लिश करी? कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन मंकी से हुआ है। ठीक है, 80% ह्यूमन के पास, जिसके पास RH एंटीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं RH पॉजिटिव। 20% ह्यूमन के पास RH एंटीजन नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं RH निगेटिव। ठीक है, RH एंटीजन, RH पॉजिटिव पर्सन के ब्लड में, प्लाज्मा में नेचुरली RH एंटीबॉडी नहीं होते हैं, नो RH एंटीबॉडी, इनके बॉडी में RH एंटीबॉडी नहीं होते हैं। और जो RH निगेटिव होता है उसके भी ब्लड में RH एंटीबॉडी नहीं होते। RH पॉजिटिव RH निगेटिव किसी के पास RH एंटीबॉडी नहीं होते, लेकिन हाँ, जो पर्सन RH निगेटिव है, अगर वो पर्सन, समझना बात को, जो पर्सन RH निगेटिव है, अगर वो पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से एक्सपोज्ड हो जाएगा, जैसे मान लो RH निगेटिव में मेरे बॉडी में किसी ने फोर्सफुली RH पॉजिटिव ब्लड इंजेक्ट कर दिया, तो मेरी बॉडी के लिए तो नया एंटीजन था ना, मेरा बॉडी मैसिव स्केल पर खूब सारा RH एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, वो RH हमारा बॉडी जो है खूब सारा RH एंटीबॉडी बनाने का काम। ठीक है, सो यही तो लिखा हुआ है इस नोट्स में, RH negative person produce antibody if they sensitize, if they expose to RH positive blood। ठीक है, एंटीजन कहाँ था? रेड ब्लड सेल के सरफेस पर। एंटीबॉडी कहाँ था? प्लाज्मा में था। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं क्लिनिकल कंडीशन में, जब भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो एबी और RH सिस्टम दोनों। ठीक है, अगर एबी और RH सिस्टम को समराइज करके बात करेंगे तो जो पर्सन ओ निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो पर्सन एबी पॉजिटिव होता है ना, जो पर्सन एबी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। राइट, इस ब्लड ग्रुपिंग जो है, ब्लड ग्रुपिंग से क्लिनिकल कंडीशन कनेक्टेड है, जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। Erythroblastosis fetalis you say, or you say hemolytic diseases in newborn. Hemolytic diseases in newborn. In newborn. ये क्या होता है, चलिए डीप में समझते हैं। देखो, एक लेडी है,
ये लेडी जो है ये आरएच निगेटिव है और इनके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है जो आरएच पॉजिटिव। ठीक है, एक्चुअली ये लेडी जो है इनके हस्बैंड जो है वो आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, और ये आरएच निगेटिव है, इनका बेबी जो है आरएच पॉजिटिव है। देखो होता क्या है ना कि मदर जो है वो फीटस को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन मदर और फीटस के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर होता है जिसको कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा जो होता है ना मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स नहीं होता। लेकिन जिस समय बेबी डिलीवर हो रहा था ना पूरी प्रेगनेंसी, ये लेडी जो है शी इज आरएस निगेटिव, बेबी इज आरएस पॉजिटिव एंड प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली फाइन। बट ड्यूरिंग डिलीवरी यू नो व्हाट हैपेंड, प्लेसेंटा इज ब्रोकन और ये प्लेसेंटा ब्रोक हुआ और बेबी तो डिलीवर हो गया लेकिन फीटस का कुछ रेड ब्लड सेल मदर के बॉडी में चला गया। फीटस का रेड ब्लड सेल कैसा है? फीटस का रेड ब्लड सेल तो आरएच पॉजिटिव है ना। अब मदर के बॉडी ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये आरएच एंटीबॉडी जाकर के इसके रेड ब्लड सेल पर अटैक करके इसको किल करने का काम करता है। लेकिन आरएच एंटीबॉडी फीटस का जो रेड ब्लड सेल गया था बॉडी के अंदर उस पर अटैक करके उसको किल करने का काम करता है। लेकिन ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में फाइट हुई ना, इसको मेमोरी बी सेल ने याद कर लिया। किसने याद कर लिया? मेमोरी बी सेल ने याद। कौन सा सेल है भाई? मेमोरी बी सेल है, उसने याद कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि पहला बेबी तो एब्सोल्युटली नॉर्मल डिलीवर हो गया, लेकिन मदर का बॉडी जो है उसमें मेमोरी बी सेल ने आरएच एंटीजन को अपना थ्रेट मान लिया, अपने लिए डेंजर मान लिया। अब वो याद रखे, फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हुई। फीमेल फिर से प्रेग्नेंट हुई, अनफॉर्चुनेटली इसका सेकेंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, मदर का तो ब्लड ग्रुप चेंज होगा नहीं, मदर तो आरएच निगेटिव ही है। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर जो होती है, मदर का इम्यून सिस्टम वो रेड ब्लड सेल्स ऑफ फीटस को सेंस कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे बॉडी में एक फीटस पल रहा है, उस फीटस के पास मेरा दुश्मन है, आरएच एंटीजन है। अब भाई देखो मेमोरी बी सेल जो होता है ना, मेमोरी बी सेल वो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करता है। किस सेल को? प्लाज्मा सेल मींस ए काइंड ऑफ बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट खूब सारा आरएच एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और ये आरएच एंटीबॉडी, देखो एंटीबॉडी के 5 टाइप्स होते हैं। हम 11th का 12th का पोर्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आईजीजी एंटीबॉडी। तो मेमोरी सेल जो होता है वो फीटस के आरएच एंटीजन को सेंस कर लेता है और सेंस करके प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करता है एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं। ये क्रॉस करके फीटस में जाएंगे और फीटस को डिस्ट्रॉय कर देने का काम, फीटस के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देने का काम करते हैं। अब भाई देखो फीटस का रेड ब्लड सेल टूटेगा तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल ब्रेक होता है तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, और हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो उससे एक येलो कलर का पिगमेंट बनता है बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन बनता है। वो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है तो फीटस का ब्रेन डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, भयंकर एनीमिया हो जाएगा और येलो कलर का है, इसको जॉन्डिस भी हो जाएगा। इट कैन कॉज इवन डेथ आल्सो। ठीक है, जॉन्डिस, सीवियर अनीमिया एंड इट कैन कॉज इवन डेथ आल्सो। बिलिरुबिन हाई रहेगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हीमोलाइसिस, लॉट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। मदर जो है, मदर प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में एक आरएच पॉजिटिव बच्चा पल रहा है। ठीक है, प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन बेबी डिलीवर होने के टाइम में फीटस का कुछ ब्लड मदर की बॉडी में चला जाता है। मदर की बॉडी जो है उसमें बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दैट बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडी जाकर के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, फीटस के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन ये फाइट जो होती है बी से सिक्रेट हुए एंटीबॉडी एंड आरएच एंटीबॉडी,
that will be remembered by our memory B cell. राइट। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटस का जो इम्यून सिस्टम है उसको सेंस कर लेता है। मेमोरी बी सेल विल एक्टिवेट प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल सीक्रेट लॉट ऑफ एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी विल क्रॉस प्लेसेंटा, दे विल एंटर इन फीटस, दे विल डिस्ट्रॉय फीटल रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको बता दिया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ब्लड में एक, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, देखो गड़बड़ कब हुई? फर्स्ट डिलीवरी के टाइम हुई ना। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में फीटस का ब्लड चला गया, मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया कि हमारे बॉडी में एक नया एंटीजन आया है, मे बी थ्रेट फॉर माय बॉडी, तो इसके अगेंस्ट में कुछ कर। अब आप क्या कर सकते हो, स्मार्टली क्या कर सकते हो, बेबी डिलीवर होने के 72 आवर्स के अंदर अगर आपने मदर के बॉडी में रेडीमेड, यस क्या, रेडीमेड RH एंटीबॉडी, रेडीमेड RH एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिया, तो जो मदर का बॉडी होगा ना वो फिर मेमोरी सेल नहीं बनाएगा, बी लिम्फोसाइट नहीं बनाएगा, है ना, तो फिर नेक्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इट विल बी, हाउ इट विल बी प्रिवेंटेड? इट विल प्रिवेंटेड बाय गिविंग मदर RH anti-RH antibodies immediately after delivery of the first fetus. ठीक है, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? आपको पता है कि आपके बॉडी में कहीं कट या इंजरी हो जाती है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है ना, और ब्लड निकलता है और कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग रुक भी जाती है। वो बेटा ब्लीडिंग कैसे रुकती है? वो ब्लीडिंग रुकती है ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस। अब वो ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है समझ। जिस एरिया में, जैसे मान लो सपोज वी हैव अ ब्लड सेल, ब्लड वेसल, ठीक है, आप किचन में मान लो कि सब्जी काट रहे हो और आपकी ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल बेटा कट गई। क्या हो गया? ये ब्लड वेसल कट गई। अब ब्लड वेसल भाई कट गई तो यहां से क्या होने लगा? ब्लड निकलने लगा ना, ब्लड निकलने लगा। उसके बाद से क्या होता है, कुछ देर बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है समझते हैं। ठीक है, समझते हैं डिटेल में। समझो, ये जो प्लेस था यहां से ब्लीडिंग हो रही थी, है ना। अब जहां भी डैमेज टिश्यू होता है वहां की इंज्यूर्ड टिश्यू प्लस प्लेटलेट, वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं। जैसे ये प्लेस है ना, तो इस प्लेस के आसपास के जितने भी प्लेटलेट्स होंगे, वो प्लेटलेट्स प्लस डैमेज टिश्यू वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ना, ये कंपाउंड जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को, मैंने बताया था ना 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसी में जो सेकेंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट कर देता है, एंड दिस प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, बट फॉर दिस रिएक्शन कैल्शियम आयन इज एसेंशियल। ठीक है, उसके बाद से ये थ्रोम्बिन क्या करता है, दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजेन, मींस फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इन फिब्रिन, फिब्रिन थ्रेड में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन आल्सो रिक्वायर कैल्शियम आयन। हो गया भाई, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से ये फिब्रिन, देखो फिब्रिन जो होता है ना, ये वाटर इनसोल्युबल होता है। फिब्रिन क्या करता है, इस एरिया में फिब्रिन बन गया, ये पूरा रिएक्शन हो गया, इस एरिया में फिब्रिन बन गया, ये फिब्रिन फाइबर्स बना देते हैं, इनसोल्युबल फाइबर्स बना देते हैं, और वो फाइबर्स क्रिस क्रॉस अरेंज होकर के फिब्रिन मेशवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिब्रिन मेशवर्क बना लेते हैं। ठीक है, और इस फिब्रिन मेशवर्क के अंदर
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे ट्रैप हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होकर के ब्लड क्लॉट बना लेने का काम करते हैं। तो डैमेज टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, that is third blood clotting factor. Thromboplastin activated thrombokinase. Thrombokinase converted prothrombin into thrombin that require calcium ion, and then thrombin converted fibrinogen into fibrin. Fibrin form thread form crisscross arrangement, और उसमें सेल्स फंस के वो क्या हो गया, डार्क रेडिश कलर, डार्क रेडिश ब्राउन कलर कम बन गया, वहां से ब्लीडिंग रुक गई। होप माय पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, कैल्शियम जो होता है इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर इस रिएक्शन से मैं कैल्शियम आयन रिमूव कर दूं तो ब्लड क्लॉटिंग होगी क्या? बिल्कुल ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, ईडीटीए इथिलीन डाइयामिन टेट्राएसिटिक एसिड, ये जो होता है ये एंटी कोएगुलेंट होता है, ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कैसे रोक देता है ब्लड को क्लॉट होने से? तो ये बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम आयन रिमूव करता है। कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या होता है भाई? कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है। फाइन, होप माय पॉइंट टू क्लियर टू यू। ठीक है, एक और एंटीकोगुलेंट आपने पढ़ा था, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन, सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल, सिक्रीटेड बाय बेसोफिल्स। बेटा ये जो हिपैरिन होता है ना, समझना बात, ये हिपैरिन जो होता है ये एंटी थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन को रिमूव कर देता है, और थ्रोम्बिन रिमूव होगा तो ब्लड क्लॉटिंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सो हिपैरिन एंड ईडीटी आर एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन इज कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, हिपैरिन इज एंटीथ्रोम्बिन एंड ईडीटी इज कैल्शियम चिलेटिंग। आज का वीडियो जो है इसमें इतना ही, मैंने पूरा का पूरा ब्लड कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब देखेंगे भाई लोग। आज्ञा दीजिए।